नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन गतिमान है, जिसमें कोर्स 13, 14 और 15 की लिंक जारी कर दी गई है, जिसमें मैंने आप सभी के लिए कोर्स 13 की जो प्रश्नोत्तरी है उसको मैंने आपको लिंक और वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूँ कोर्स 13 गतिविधि 5 की प्रश्नोत्तरी लेकर, जिसमें आपको सक्रिय और निष्क्रिय अधिगम की पहचान करनी है कि कौन सा सक्रिय अधिगम होगा और कौन सा निष्क्रिय अधिगम होगा। साथियों, यदि आपने मॉड्यूल 13 की लिंक नहीं पाई है और उसकी प्रश्नोत्तरी को नहीं हल किया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने कोर्स 13 मुख्य प्रश्नोत्तरी जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से आप जाकर प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं गतिविधि 5 की प्रश्नोत्तरी। नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें। अर्थात आपको बताना है कि निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य है, अधिगम है या नहीं। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों ऊपर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। निष्क्रिय अधिगम है या यह सक्रिय अधिगम है? तो यह जो है वह निष्क्रिय अधिगम है। किस प्रकार का अधिगम है? निष्क्रिय अधिगम। आप इस वीडियो को एक से अधिक बार देखेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे कि कौन से सक्रिय अधिगम है और कौन से निष्क्रिय अधिगम है। तो इसलिए वीडियो को एक से अधिक बार देखें और फिर हल करें, तो आपको आसानी होगी यह प्रश्नोत्तरी हल करने में। इसमें कुल 16 प्रश्न हैं जो कि आपको आगे दिए गए हैं। आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 16/16 अंक अर्जित हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम है? तो यह भी आपका निष्क्रिय अधिगम है। मैं आपको जो उत्तर हैं उनकी जो स्क्रीन है उसको मैं आपको थोड़ी देर रोके रखता हूं, इसलिए यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पुश करके या वीडियो को चलते समय ही उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिंतन, मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर प्राप्त होते हैं किसमें? निष्क्रिय अधिगम में या सक्रिय अधिगम में? तो जो निष्क्रिय अधिगम होता है उसमें आपको चिंतन, मनन और स्व अध्ययन के कम अवसर प्राप्त होते हैं। यदि सक्रिय अधिगम होगा तो उसमें आप चिंतन अच्छे से कर सकेंगे और स्व अध्ययन भी अच्छे से कर सकेंगे। तो चिंतन, मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर किसमें प्राप्त होंगे? आपको निष्क्रिय अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यता का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं है। किसमें? निष्क्रिय अधिगम में या सक्रिय अधिगम में? तो आपका यह निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। यह सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा या निष्क्रिय? तो इसका सही उत्तर होगा निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। अर्थात जो अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांत को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। जो सामान्य सिद्धांत होते हैं यदि उसका हम प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है वह निष्क्रिय अधिगम होगा, लेकिन यदि हम गतिविधि का प्रयोग करके या रुचिपूर्वक पढ़ाएंगे तो वह सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, रटंत्र प्रणाली को प्रोत्साहित करना। यदि हम
रटंत्र प्रणाली को प्रोत्साहित करते हैं तो किस प्रकार का अधिगम होगा। तो यह प्रश्न और अनुभव के आधार पर हर कोई कर सकता है कि यह किस प्रकार का अधिगम है। यह निष्क्रिय अधिगम है, क्योंकि रटने की प्रणाली जो होती है वह बहुत ही खराब होती है। विद्यार्थियों को हमें रटने की प्रणाली को नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें समझ विकसित करने के लिए हमें ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए जो कि विस्तार पूर्वक करके सीखने में मदद रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना किस अधिगम के अंतर्गत आता है। सक्रिय अधिगम या आपका निष्क्रिय अधिगम। तो यह जो होता है वह सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम बच्चों को समान अवसर प्रदान कर रहे हैं और उन्हें चहुमुखी विकास के लिए जोड़ रहे हैं, जिसमें आप उनको समान, स्वतंत्र, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष आदि के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अधिगम की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो इसका आपका सही विकल्प कौन सा होगा, सक्रिय अधिगम। अगला प्रश्न है, रटंत्र प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना किस अधिगम के अंतर्गत आएगा, सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। तो साथियों आपको बताते चलें कि जो इसमें दो अधिगम है, सक्रिय अधिगम और निष्क्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम वह पार्ट आएगा जिसमें छात्र और शिक्षक और पाठ्यक्रम एक दूसरे के सहयोग और विस्तृत समझ को विकसित करते हुए एक बेस को बनाते हुए जिसमें हम अधिगम प्राप्त करेंगे, वह सक्रिय अधिगम होगा। इसके अतिरिक्त रट कर, बार बार दोहरा कर या शार्ट मेथड से हम जो अधिगम सीखेंगे वह निष्क्रिय अधिगम होगा, जिसमें किसी भी अच्छी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया रहेगा। तो यह जो प्रणाली है वह सभी विद्यार्थी को बेस बनाकर और अच्छी समझ विकसित करके अधिगम प्राप्त कराया जा रहा है। तो इस प्रकार यह सक्रिय अधिगम होगा। तो ये सभी जो विचार विमर्श, प्रोजेक्ट, नाटक इत्यादि हैं वह बच्चों की मन स्थिति को देखते हुए एक अच्छे से बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यह सक्रिय अधिगम की ओर बच्चों को अग्रसित करता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्वाध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं, सक्रिय अधिगम में या निष्क्रिय अधिगम में। तो यदि बच्चे करके सीखते हैं और विचार और विमर्श करके, चिंतन करके यदि किसी भी लेख को लिखते हैं तो वह सक्रिय अधिगम का हिस्सा कहलाता है। तो यह भी किसका होगा, सक्रिय अधिगम का हिस्सा होगा। तो इसमें सही विकल्प आपका कौन सा होगा, सक्रिय अधिगम। अगला प्रश्न है, मूल आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा या सक्रिय अधिगम के अंतर्गत। तो यह निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा की ओर नहीं ले जा रहे हैं, उन्हें मुख्य चीज़ों से रूबरू नहीं करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है, सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय अधिगम में। तो यह सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समाज में अपनी स्थिति और मान्यताओं को पता लगाने के लिए, परखने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर किसमें मिलते हैं, सक्रिय अधिगम में या निष्क्रिय अधिगम में। तो यह आपका सही विकल्प होगा, सक्रिय अधिगम के अंतर्गत ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने और चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर आपको मिलते हैं। इसका सही विकल्प होगा सक्रिय अधिगम।
शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा या सक्रिय अधिगम के अंतर्गत? निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ज्ञान को बाहरी और ऐसा माना जाता है शिक्षार्थी को, तो वह निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भ को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। तो यह सक्रिय अधिगम होगा या निष्क्रिय? तो यह अवश्य ही सक्रिय अधिगम होगा, क्योंकि बच्चों को वास्तविक स्थिति परिस्थिति से शिक्षक रूबरू करा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में सक्रिय अधिगम ही मुख्य भूमिका में होगा। इस प्रकार आप सभी 16 प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिए हैं, और जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपको 16/16 अंक अर्जित हो जाएंगे। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से आपने गतिविधि 5 की प्रश्नोत्तरी देखी, जिसमें आप 16 अंक अर्जित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक समूह, जो कि आपके जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत स्तर के ग्रुप हैं, उनमें इसे शेयर करें, जिससे कि सभी अन्य शिक्षक साथियों का अधिक से अधिक सहयोग हो सके। और यदि किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।